हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मानव जनन के बारे में कि मानव में जनन कैसे होता है। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है, यानी कि जिसमें नर और मादा आपस में संयुग्मन करके अपनी जैसी जाति का निर्माण करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमने जाना कि पुरुष जनन तंत्र क्या होते हैं, मानव जनन तंत्र क्या, सबसे पहले जाना मानव जनन तंत्र, उसके बाद जाना हमने पुरुष जनन तंत्र क्या होते हैं, उसके बाद जाना हमने कि मादा जनन तंत्र के बारे में जाना। ठीक है। अब जब पुरुष जनन तंत्र और मानव जनन तंत्र का विकास हमने जान लिया तो उसके बाद आता है कि मानव जनन में जो लैंगिक जनन होता है उसके कितने चरण होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ये तो हमें पता ही होता है कि एक होता है नर, एक होती है मादा, यानी कि एक मेल एक फीमेल। ठीक है, क्योंकि लैंगिक जनन हो रहा है मनुष्य के बीच में तो दोनों की ही प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है, तो एक हो गया नर, दूसरी हो गई मादा। नर से बनेगा नर युग्मक, मादा से बनेगा मादा युग्मक। अब नर युग्मक क्या करता है, नर युग्मक से शुक्राणु बनता है, यानी कि मेल में नर युग्मक और नर युग्मक में शुक्राणु बनेगा। फीमेल में मादा युग्मक का निर्माण होगा और मादा युग्मक क्या करेंगे, अंडाणु का निर्माण करेंगे, जो n नंबर में होते हैं। ठीक है, फिर ये दोनों आपस में संयुग्मन करके, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का एक साथ संयुग्मन होगा तब बनेगा हमारा जाइगोट यानी 2n। और जाइगोट से क्या बनेगा हमारा, फिर हमें हमारा मैच्योर भ्रूण जो भी है बेबी हमें मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या बनेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे हम निषेचन की पूर्व की घटनाएं। सबसे पहले जब जनन होता है तो उसमें सबसे पहले आती है निषेचन से पूर्व की घटनाएं, और निषेचन के बाद की घटनाएं आती है, और निषेचन आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निषेचन से पूर्व की घटनाएं। निषेचन और निषेचन की बाद की घटनाएं हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब निषेचन की पूर्व की घटनाएं जो होती हैं, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब निषेचन किसी भी मनुष्य में शुरू होगा तो वो शुरुआत उसकी होगी किस तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब मनुष्य में या फिर नर में यौन आरंभ और नरयुग्मक का निर्माण होता है, यानी कि जब उसमें शुक्र जनन होता है, और मादा में यौन आरंभ और मादा युग्मक का निर्माण होता है तब उसमें बनते हैं अंडाणु जनन। और जब शुक्र जनन और अंडाणु जनन, इनको बोलते हैं हम युग्मक जनन। जब शुक्राणु और अंडाणु बन जाएंगे तब होगा इसमें, यानी कि इन दोनों के मिलने से बनेंगे युग्मक जनन, और फिर होगी मैथुन क्रिया। ठीक है, मैथुन क्रिया के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, मैथुन क्रिया के फलस्वरूप जो शुक्राणु होते हैं उससे अंडाणु का फ्यूजन होता है और देन हमारा जाइगोट बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि जो फर्स्ट है, सबसे पहले जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो हमारी होगी नर में यौन आरंभ, यानी कि यौन आरंभ और शुक्र जनन कैसे होता है, यानी कि प्यूबर्टी इन मेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बारे में हम बात करते हैं। ये हमें पता है किसी भी प्राणी के प्रजनन के योग्य होने को ही कहा जाता है यौन आरंभ, यानी कि जब कोई भी प्राणी प्रजनन के योग्य हो जाए, यानी कि अपनी जैसी जाति, अपने जैसी समान जाति उत्पन्न करने की योग्यता उसमें आ जाए तो उसको बोल देते हैं यौन आरंभ। तो अब मनुष्य क्या होता है, मनुष्य में 14 से लेकर 16 वर्ष के बीच के मध्य में, यानी कि 14 to 16 के मिडल में यौन आरंभ की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और उसके शरीर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं जिन्हें द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं, जैसे कि नर के वृषण से स्रावित होने वाले टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। अब जानेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं वो होते क्या क्या हैं। ठीक है, तो नर में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल, ये क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम देखते हैं कि जैसे ही कोई भी मनुष्य या फिर नर, स्पेशली मेल, जब वो जैसे ही 14 या 16 के बीच की एज में आता है तो उसके होता है उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, और क्या देखते हैं कि उसके चेहरे और शरीर पर बाल जमने लगते हैं, यानी कि जैसे कि दाढ़ी आ जाती है, मूंछ आ जाती है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती। तो इनसे हमें पता चल जाता है कि वो किस में चल रहा है, वो यौन आरंभ की जो अवस्था है वो उसकी शुरू हो चुकी है। अब क्या होता है उसमें थर्ड, कि कंधे उसके चौड़े हो जाते हैं और सीना भी उसका चौड़ा हो जाता है। ठीक है, और वृषण और लिंग के आकार में उसके में वृद्धि हो जाती है। और फिफ्थ, मादा की ओर जो उसका अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, उसमें भी वृद्धि होती है। और उसमें क्या होता है कि वृषण में उपस्थित जो शुक्रजन नलिका यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो शुक्राणु का निर्माण स्टार्ट कर देती हैं। अब बात करते हैं शुक्रजनन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा होता क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि वृषण में जो उपस्थित हमारी शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमारी ट्यूब्यूल्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं कि इनके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनन कहलाता है। यानी कि जो वृषण है, वृषण में उपस्थित शुक्रजन नलिकाएं द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण ही शुक्रजनन कहलाता है।
और इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले आती है हमारी गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड वृद्धि प्रावस्था ग्रोथ फेज, थर्ड परिपक्व प्रावस्था यानी मैच्योरेशन फेज। ठीक है, अब बात करेंगे गुणन प्रावस्था के बारे में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज हमारी होती क्या है। तो हम बाय डायग्राम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन फेज होती क्या है। हम क्या देखते हैं, जब हमारी गुणन प्रावस्था शुरू होती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो उपकलीय वृषण होता है, यानी कि उपकलीय वृषण है, एक उपकलीय वृषण में जो उपकलिकाएं कोशिकाएं होती हैं सबसे पहले वो बनती हैं, उपकलीय शुक्रजन कोशिका बनती है। उसके बाद इनका समसूत्री विभाजन होता है। ये क्या होती है, ये 2n नंबर में होती है। इनका समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन होने के बाद इसमें 2 कोशिकाएं बन गई, 2 शुक्रजन कोशिकाएं बन गई। ये भी क्या हुई, ये भी 2n हो गई। ठीक है, अब 2n होने के बाद इसमें क्या हुआ कि इसमें होता ये है कि ये जो एक 2n है, ये एक 2n है, यानी कि एक उपकलीय शुक्रजन कोशिका से 2 शुक्रजन कोशिका बन गई। अब इन 2 से 1 से 2 यानी कि अब इनसे 4 बन जाएंगी। ये भी 2n नंबर में है, ये भी 2n नंबर में है। ये सारी भी शुक्रजन कोशिकाएं हैं आपकी, यानी कि इनसे 2 बनी और इनसे 2 बनी, कुल हो गई 4। इनको बोलते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया, शुक्रजन कोशिकाएं। और ये जो इतना प्रोसेस है यहाँ तक, यानी कि 1 से 2, 2 से 4 जो हमारी बनी है, ये इसको बोलते हैं गुणन प्रावस्था। ये भी इस तरीके से आप थ्योरी में इस तरीके से लिख सकते हैं कि गुणन प्रावस्था में जो उपकलीय वृषण की उपकलीय जनन कोशिकाएं होती है वो बारंबार समसूत्री विभाजन करती हैं। यानी कि एक बार यहाँ समसूत्री विभाजन किया, एक बार यहाँ समसूत्री विभाजन किया, तो क्या हुआ कि इन्होंने बार बार समसूत्री विभाजन कर लिया और शुक्रजनक कोशिकाओं का निर्माण इन्होंने कर लिया। अब आता है हमारा सेकंड फेज होता है हमारा वृद्धि प्रावस्था यानी कि ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज कैसे होता है, तो ये जो हमारी 4 शुक्रजन कोशिकाएं बनी है, इन 4 शुक्रजन कोशिकाओं से चारों से 4 ही शुक्रजनक कोशिकाएं बनेंगी जो पोषक पदार्थों का संग्रहण करके वृद्धि करती है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि इनमें पोषक पदार्थ जो वो संग्रहण हो गया और उन्होंने वृद्धि कर ली। तो ये वाले इतना हो गया हमारा वृद्धि प्रावस्था। उसके बाद हमारा थर्ड जो आएगा वो आएगा हमारा परिपक्व प्रावस्था यानी कि मैच्योरेशन फेज। अब बात करते हैं मैच्योरेशन फेज की। ये वो हमारा पिछले वाला ही डायग्राम में, वहाँ पे जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो आप इसे उसी में ऐड करिएगा। ये हमारी क्या हुई थी, हमारी 4 कोशिकाएं, हमारी 4 पोषक, ये जो शुक्रजन कोशिकाएं थी, इन्होंने क्या करा था, पोषक पदार्थ को संग्रहण इन्होंने कर लिया था। पोषक पदार्थ का संग्रहण इन्होंने करने के बाद एक जो कोशिका है यहाँ पे, एक शुक्रजन कोशिका ने फिर से डिवाइडेशन किया, यानी कि फिर से अर्धसूत्री विभाजन किया और अर्धसूत्री विभाजन में फिर से इन्होंने अब की बार इन्होंने एन कोशिका बना ली। इसको बोलते हैं द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका। ठीक है, अब ये जो 2 हमारी एन कोशिका बनी है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ये क्या करेंगे, ये फिर आगे जाके विभाजन करेंगी। ये होगा हमारा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये भी सिंगल यानी कि 1 से 2 और इस वाली से भी 2, 4 हमारी एन कोशिकाएं बन जाएंगी, जिन्हें बोलते हैं पूर्व शुक्राणु यानी कि स्पर्मेटिड। किससे करेंगे, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद इससे डायरेक्ट सेल नहीं बनती, डायरेक्ट इसे स्पर्म का निर्माण हो जाता है। इसको बोलते हैं शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण यानी कि इसके बाद शुक्र कायांतरण यानी कि किसी भी सेल से डायरेक्ट स्पर्म का बन जाना। यानी कि यहाँ पे शुक्राणु होगा, ये किसके द्वारा होता है, ये होता है द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। डायग्राम के बारे में हमने बात कर ली। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है कि जो शुक्रजनक कोशिकाएं होती हैं वो 2 बार अर्धसूत्री विभाजन करती है। जो हमने डायग्राम में देखा कि उन्होंने 2 बार अर्धसूत्री विभाजन किया। पहली बार में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका बना ली। दूसरी बार में उन्होंने अर्धसूत्री विभाजन किया, फिर उन्होंने पूर्व शुक्राणु का निर्माण कर लिया था। अब क्या हुआ कि ये जो पूर्व शुक्राणु होता है शुक्र कायांतरण के फलस्वरूप, शुक्र कायांतरण के बारे में हमने बात करी कि सीधा सेल से उसने क्या किया, सीधा उसने स्पर्म बना लिया। शुक्रांतरण के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करते हैं ये। और ये क्या होती है, जो शुक्राणु बनने वाली जो क्रिया होती है ये बेहद जटिल प्रक्रिया होती है। जटिल इसलिए होती है क्योंकि इसमें से डायरेक्ट हमारा स्पर्म बनता है। ठीक है, और ये शुक्राणु क्या होते हैं, शुक्राणु अगुणित होते हैं, जिसके जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, शुक्राणु जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। और एक विकसित शुक्राणु को कम से भी कम 2 से 2.5 महीना लगता है। जब एक विकसित शुक्राणु बनता है उसको 2 से 2.5 घंटे का, महीने का टाइम लगता है। यानी कि 1 दिन में या 2 दिन में या 1 हफ्ते या 1 महीने में कोई भी शुक्राणु विकसित नहीं हो सकता। तो ये हो गई आज हमारी निषेचन से पूर्व की घटनाएं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे निषेचन के बारे में, यानी कि निषेचन और निषेचन की पश्च घटनाएं वो कैसे होती हैं।